नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सोनाली। तो हमारे खबरों की ओर रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। सीएम तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शुरू। कोविड-19 महामारी से जुड़े विषयों पर होगी चर्चा। आईएमए उत्तराखंड की बाबा रामदेव को खुली चुनौती। बाबा के सवालों का जवाब देगी 5 चिकित्सकों की कमेटी। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी। कोरोना की मृत्यु दर 1.92%। देहरादून में 18 से 44 साल तक की उम्र के लोगों के लिए टीका खत्म। अब टीका नहीं हो पाएगा। हज यात्रा करने वालों के लिए सरकार का बड़ा फैसला। वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वाले ही कर सकेंगे यात्रा। ऑनलाइन हेल्थ वेरिफिकेशन भी अनिवार्य। उत्तराखंड में ताउते का असर खत्म होते ही लगातार चल रहा पारा। आज अधिकतर इलाकों में छाए बादल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड सचिवालय में कैबिनेट की बैठक शुरू हुई। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में बैठक शुरू हो गई। इस दौरान कैबिनेट मंत्री, शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल, भीषण सिंह चुफाल सहित तमाम कैबिनेट मंत्री शामिल हुए। कोरोना कर्फ्यू को आगे बढ़ाने और प्रदेश में स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा दुरुस्त करने को लेकर और बड़े निर्णय पर फैसला हो सकता है। खबर हम आपको दिखा रहे हैं देहरादून से, जहां सीएम की अध्यक्षता में बैठक होगी। वही बैठक शुरू हो चुकी है। बता दें कि कई अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। वहीं कई अन्य फैसले भी हो सकते हैं। बता दें कि कोरोना कर्फ्यू को लेकर और भी तमाम जानकारी इसमें चर्चा हो सकती है। कोरोना को लेकर के साथ ही साथ जिस तरीके से कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं कोरोना कर्फ्यू को आगे बढ़ाने और प्रदेश में स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा दुरुस्त करने को लेकर भी चर्चा हो सकती है। जिस तरीके से आए दिन स्वास्थ्य विभाग से कई तरह की लापरवाही देखने को मिलती है, उस पर तमाम जानकारी हासिल कर सकते हैं। वहीं चर्चा का जिस तरीके से लगातार कोरोना बढ़ रहा है, इस बैठक में कोरोना को लेकर के तमाम चर्चा हो सकती है। साथ ही साथ कई निर्णय भी ले सकते हैं। खबर हम आपको दिखा रहे हैं देहरादून से, जहां सीएम तीरथ की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। वहीं कई अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद है। बता दें कि जिस तरीके से कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसी को देखते हुए एक तमाम चर्चा हो सकती है। इसी खबर के साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश वर्मा जुड़ चुके हैं। राजेश, जिस तरीके से कोरोना लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अब कैबिनेट बैठक शुरू हो चुकी है। क्या पूरी जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, मैं बता दूं कि कैबिनेट बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है और तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो इस समय सचिवालय में पहुंच चुके हैं और साथ ही मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। और मेन मुद्दा जो है कैबिनेट में इस समय ये हो सकता है, क्योंकि जो जानकारी ये मिल रही है कि जो कोरोना काल जो इस समय चल रहा है, लेकिन आंकड़े जो है वो कम हुए हैं कहीं ना कहीं जो है संक्रमितों के, और साथ ही जो मौत का आंकड़ा है उसमें भी काफ़ी फर्क जो है देखने को मिला है। तो अब कहीं ना कहीं एक जो याद है एक तरीके से जो कोरोना कर्फ्यू जो प्रदेश के अंदर चल रहा है, 1 जून तक अभी तक समय दिया गया है कि जो कोरोना कर्फ्यू है वो लगातार जारी रहेगा। लेकिन अब जो है चर्चा जो है इस पे हो रही है कि शायद जो कोरोना कर्फ्यू है उसमें थोड़ी सी ढील दी जाए लोगों को, तो क्योंकि लगभग 1.5 महीने से ज़्यादा ये समय हो चुका है और 1.5 महीने में काफ़ी राजस्व को भी काफ़ी हानि हुई है। राज्य की काफ़ी, अगर रेवेन्यू की बात करें, और तमाम जो आम जनता है उनको भी काफ़ी परेशानी जो है इस 1.5 महीने के अंतराल में जो है वो काटनी पड़ी है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जो एक रणनीति है उसको लेकर के आज सचिवालय में जो ये बैठक है वो शुरू हो चुकी है। तमाम आला अधिकारी और तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो इस समय मौजूद है। लेकिन जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको दुरुस्त करने की बात चल रही है, और जिसको जो पहाड़ों पे पेयजल की समस्या है, पानी को लेकर के समस्या है, उसके लिए भी एक बड़ी चुनौती जो है वो सरकार के सामने है। तो उसको लेकर के भी एक नई रणनीति जो है सरकार बना रही है, और संभवतः जो कैबिनेट में
जो चर्चाएं हैं, जो विषय है, उन बिंदुओं पे जो है ये हरी झंडी दिख जाएगी। और अभी फिलहाल जो मेन मोटिव है वो राज्य सरकार का वो यही है कि कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल में अब जिस तरीके से एक 15 दिन से जो आंकड़े हैं वो संक्रमितों के वो कम आए हैं, और अभी तक अगर हम 24 घंटे की भी बात करें तो जो मौत का आंकड़ा है वो भी कम हुआ है, और जो संक्रमितों की संख्या थी प्रदेश में वो लगभग 2000 के लगभग पहुंची है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत जो है वो राज्य सरकार को है, और राज्य सरकार एक नीति इस तरीके से बना रही है कि जो कोरोना की जो गाइडलाइन है, जो कर्फ्यू प्रदेश के अंदर लग रहा है, उसमें शायद अब जो है 1 जून के बाद जो है वो लोगों को जो है एक राहत जो है वो सरकार दे पाए, ताकि जो व्यवस्थाएं हैं, जो आर्थिक व्यवस्था है वो पटरी पे आ सके, और साथ ही जो लोग परेशान है कोरोना काल के चलते, जो है रोजगार जो बिल्कुल ठप पड़ा है, रोजी रोटी का संकट जो है वो प्रदेश में आ चुका है, तो उसके लिए भी एक रणनीति जो है वो कैबिनेट में आज मंजूर हो सकती है। और साथ ही एक महत्वपूर्ण चर्चा इसमें भी है क्योंकि जो अभी तक कोरोना काल में जिन बच्चों ने अपने माँ बाप को खो दिया है, उनके लिए राज्य सरकार ने हालांकि एक सहायता राशि जो है महीने की देने का विश्वास जो है वो लोगों को जताया है कि 3000 रुपये पर बच्चे को जो है वो आर्थिक सहायता जो है उसको दी जाएगी, ताकि उसकी जो स्थिति है, जो शिक्षा से संबंधित या उसके खान पान का जो खर्च आएगा वो लगभग एक बच्चे के हिसाब से जो है 3000 रुपये दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये भी है सरकार के सामने, क्योंकि किस तरीके से लोगों की उन लोगों को चिन्हित करना कि जिन बच्चों के जो माँ बाप हैं वो छोड़ के चले गए, जो घर में असहाय हैं, अकेले हैं, उनको वो कोरोना काल में ही गए हैं, कोरोना की बीमारी से गए हैं, तो ये एक बड़ा एक चुनौती रहेगी सरकार की कि उनको किस तरीके से चिन्हित किया जाए, उनको किस तरीके से जो है लाभ जो है उन बच्चों को मिल पाए। तो ये एक बड़ा पहलू है, और उसके लिए भी एक सॉलिड ग्राफ जो है वो आज कैबिनेट में मंजूर हो जाएगा, उसको एक नीति जो है वो इस कैबिनेट में बना दी जाएगी, और आगामी जो 2022 के चुनाव है उसको लेकर के जनता के बीच में किस तरीके से सरकार के जो काम है। राजेश, जिस तरीके से अब बैठक का ये जो बैठक हो रही है, इसमें तमाम निर्णय लिए जा सकते हैं, अहम निर्णय लिए जा सकते हैं, वहीं कोरोना काल को देखते हुए भी कुछ अहम निर्णय लिए जा सकते हैं, लॉकडाउन के आगे बढ़ाने के लिए भी कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। वहीं जिस तरीके से चक्रवाती तूफान के बारे में भी जिस तरीके से आपने बताया, पानी को लेकर के जो समस्या हो रही है लोगों को, और भी जो तमाम समस्या हैं उनको लेकर के विषय में चर्चा हो सकती है, कुछ अहम फैसले हो सकते हैं। फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए राजेश वर्मा, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये हम आपको बता रहे हैं, जहां देहरादून से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है, वहीं तमाम जो फैसले लिए जा सकते हैं, कोरोना काल को देखते हुए अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए हर्ष फाउंडेशन की स्थापना माता मंगला और भोले महाराज की ओर से रुद्रप्रयाग जिला अस्पताल सहित प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 6 महीने की एडवांस दवाइयां पहुंचाई गई। इसके साथ ही आशा कार्यकर्तियों, स्वास्थ्य कर्मियों और ग्राम प्रधानों को कोरोना किट सहित दवाइयां भी भेज दी जा रही है। साथ ही साथ कोरोना से पीड़ित लोगों को राहत भी मिल सके। आपदा के समय रुद्रप्रयाग जनपद के लिए हमारे परम पूजनीय भोले महाराज जी एवं श्रीमती माता मंगला जी ने इस आपदा के समय कोरोना काल के लिए जनपद रुद्रप्रयाग के लिए विशेष सहयोग दिया है। भले उन्होंने पूरे उत्तराखंड को इसमें प्राथमिकता रखी है। रुद्रप्रयाग जनपद में जिला चिकित्सालय के लिए 6 माह के लिए उन्होंने दवाई का पूरा स्टॉक जमा करवा दिया है। आज यहाँ पर जो कोरोना बीमारी चल रही है, इसके उपलक्ष्य में माता मंगला जी और भोले जी महाराज द्वारा तथा विशेष सहयोग श्री संजय शर्मा जी द्वारा प्रत्येक चिकित्सालयों में यहाँ पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दिए गए और दवाई दी गई। बाकी जितने भी उपकरण होते हैं वो सभी अस्पतालों में आज उपलब्ध कराए गए हैं। सितारगंज में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों द्वारा आज विधायक सौरभ बहुगुणा द्वारा दिए गए ऑक्सीमीटर से अभियान चलाकर ऑक्सीजन लेवल और पल्स रेट की जांच की। वहीं सभादर रवि रस्तोगी ने सरकार द्वारा निःशुल्क वितरण किए जा रहे 2 महीने के राशन के बारे में लोगों को जानकारी दी। बता दें कि सरकारी सस्ता गल्ला की दुकान पर लोगों को भीड़ लग रही थी, जिसके बाद सोसाइटी के कार्यकर्ताओं ने व्यवस्था बनवाई और लोगों को जागरूक भी किया। रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यकर्ताओं द्वारा सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानों पर जाकर
माननीय विधायक जी द्वारा दिए गए ऑक्सीमीटरों से लोगों के ऑक्सीजन जांच की और जहां जो है राशन को लेकर लोगों द्वारा जो है भीड़ लगाई जा रही है, उसको लेकर आज रेड क्रॉस सोसाइटी के सभी सदस्यों ने जागरूकता अभियान किया। उन्हें बताया कि ऐसी भीड़ से लोग संक्रमित हो सकते हैं, इसलिए दूरी बनाकर रखें और कोटे वालों को भी चेतावनी दी कि भाई वो जो है गोले बनाकर रखें, जिससे कि लोग दूरियां बनाकर रखें और लोग कोरोना जैसी महामारी से संक्रमित होने से बचें। नैनीताल नगर पालिका सभासद मनोज जगाती ने अपने वार्ड आयापाटा क्षेत्र में होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को घर घर जाकर सैनिटाइज करने का बीड़ा उठाया। मनोज जगाती और उनकी टीम हर रोज कोरोना पॉजिटिव लोगों के घर आंगन को सैनिटाइज करती है। साथ ही साथ पहाड़ी क्षेत्र होने के चलते नैनीताल के अधिकांश हिस्सों में नगर पालिका द्वारा लगाए गए वाहन का जाना संभव नहीं है। सभासद मनोज जगाती ने भुवन लोहनी हल्द्वानी की मदद से छोटे सैनिटाइजर मशीन मिलने के बाद लोगों को फैलने से भी बचा रही है। सैनिटाइज की मशीन हमें हल्द्वानी के भुवन चंद्र जो लोहनी जी ने दी है और केमिकल जो हमें दिया है बड़े बाजार में हमारे बॉबी शाह जी हैं उनके द्वारा दिया गया है और उनका भी यही उद्देश्य था और सभी का यही उद्देश्य है कि जितनी ज़्यादा लोगों की मदद हो सके हम लोग कर रहे हैं। और जहाँ तक कि ये है कि जो सभी लोग सहयोग कर रहे हैं, पूरी टीम इस पर लगी हुई है और काफ़ी हमें टाइम हो चुका है, 16 दिन से लगभग हमें इस चीज़ में हो चुका है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सिंगल यूज प्लास्टिक कटलरी निर्माताओं द्वारा सरकार के आदेश 16 फरवरी 2021 जिसमें उत्तराखंड राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक कटलरी के मैन्युफैक्चरिंग पर प्रतिबंध करने के आदेश को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 4 सप्ताह में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 30 जून की तिथि नियत की थी। वहीं आज हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता डॉक्टर कार्तिकेय हरि गुप्ता ने बताया कि हमने सरकारी चुनौती को दी गई चुनौती को क्योंकि यह उत्तराखंड प्लास्टिक और ओवर गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा है के सामने ये आज रखा है कि जो 2013 का उत्तराखंड सरकार का एक्ट है जिसमें ये प्रोहिबिशन हो सकता है, वो स्पेसिफिकली प्रोवाइड करता है कि कोई भी नॉर्म्स लेट डाउन करना पड़ेगा उसको बंद करने से पहले। तो जो कि नॉर्म्स लेट डाउन आज तक नहीं किए गए हैं, तो लिहाजा ऐसा बैन लगाना ठीक नहीं है। सेकेंडली हमने कोर्ट के सामने रखा है कि केवल उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश हैं जो प्लास्टिक में बैन है, बाकी दिल्ली है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और भी कई स्टेट्स हैं जो आज भी हमसे ख़रीद रहे हैं और नेपाल भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में केवल प्रोडक्शन अगर उत्तराखंड में है तो इससे कोई उत्तराखंड को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि टैक्स का, एम्प्लॉयमेंट का, रेवेन्यू का फ़ायदा ही होगा। तो केवल हमने कोर्ट से ये प्रेयर की है कि मैन्युफैक्चर की परमिशन जारी रखी जाए और उसको हम आउटसाइड द स्टेट एक्सपोर्ट कर सकें। सितारगंज भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों द्वारा विधायक सौरभ बहुगुणा द्वारा दिए गए ऑक्सीमीटर से अभियान चलाकर ऑक्सीजन लेवल और प्लस रेट की जांच की। वहीं सभासद रवि रस्तोगी ने सरकार द्वारा निःशुल्क वितरण किए जा रहे 2 महीने के राशन के बारे में लोगों को जानकारी दी। सोसाइटी के कार्यकर्ताओं द्वारा सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानों पर जाकर माननीय विधायक जी द्वारा दिए गए ऑक्सीमीटरों से लोगों के ऑक्सीजन जांच की और जहां जो है राशन को लेकर लोगों द्वारा जो है भीड़ लगाई जा रही है, उसको लेकर आज रेड क्रॉस सोसाइटी के सभी सदस्यों ने जागरूकता अभियान किया। उन्हें बताया कि ऐसी भीड़ से लोग संक्रमित हो सकते हैं, इसलिए दूरी बनाकर रखें और कोटे वालों को भी चेतावनी दी कि भाई वो जो है गोले बनाकर रखें, जिससे कि लोग दूरियां बनाकर रखें और लोग कोरोना जैसी महामारी से संक्रमित होने से बचें। खबर मंगलौर से है, जहां कोरोना के इलाज और बचाव में प्रयोग की जाने वाली दवाओं के दाम बढ़ गए हैं। कई कंपनियों ने इस दवाई के रेट बढ़ा दिए हैं। एंटीबायोटिक
के रेट में इजाफा हुआ है। इस दवाई का 10 गोली का एक पत्ता जो कि पहले 65 रुपये था, वहीं अब इसका रेट 90 रुपये हो गया है। इसके अलावा कोविड-19 वाली विटामिन सी बी कॉम्प्लेक्स और अन्य मल्टीविटामिन के दामों में भी भारी इजाफा हुआ है। जो ये इस टाइम जो है ना महामारी चल रही है, उसमें तो हर इंस्ट्रूमेंट हुआ, मेडिसिन हुई, एंटीबायोटिक वगैरह हुए, जैसे पल्स ऑक्सीमीटर वगैरह हुआ, ठीक है, ग्लव्स हुए, मास्क हुआ, कम होने की वजह से लोगों ने उसकी कॉस्ट बढ़ा दी है, जैसे इंजेक्शन, एंटीबायोटिक उनकी कॉस्ट बढ़ा दी। तो इस ऐसी महामारी में तो महंगाई तो है ही। ये तो बात जाहिर है कि पैसे तो बढ़े हैं इनमें। जैसे मेडिसिन है हमारी, स्पेशली वो मेडिसिन जो कोविड में यूज़ की गई है, लाइक लिम्सी हो गया, और जो इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं, बी कॉम्प्लेक्स, MVI और PCM, इसके साथ जो यूज़ हो रही है डॉक्सी, एजी, बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो इससे रिलेटेड, उन पर सरासर डबल रेट कर दिए गए। लक्सर विकास खंड के सभी गांव में SDM शैलेंद्र सिंह नेगी ने सरकारी कर्मचारियों के साथ सामाजिक कार्यकर्ता की ग्राम निगरानी समिति बनाई है। अब इस पहल का असर भी देखने लगा है। हाल ही में लक्सर के डूंगरपुर गांव कोरोना के 6 मरीज मिले हैं। प्रशासन ने इन्हें होम आइसोलेट करके मोहल्ले को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया और वहीं सील भी कर दिया गया है। ऐसे में SDM द्वारा गठित समिति से जुड़े पुरुष, महिला कार्यकर्ता पाबंद परिवारों के 50 से अधिक लोगों की गांव में ही हेल्प डेस्क बनाकर मदद कर रहे हैं। SDM की पहल पर जहां अब ग्रामीणों में भी जो है, यानी कि विधानसभा लक्सर के जो गांव पड़ते हैं उनमें भी जो है समिति जो है गठित कर दी गई है। लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता जो हैं, जो संक्रमित मरीज हैं, उनका जो है जो ध्यान रख रहे हैं, यानी कि जो खाने पीने की जो सामान है उसकी जो व्यवस्था है वो समिति द्वारा किया जा रहा है। कुछ जो समिति है यानी कि हेल्प डेस्क पर ग्रामीण मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अमित जी, जिस तरीके से संक्रमित मरीज आपके गांव में पाए गए हैं, तो किस तरीके से आप जो संक्रमित मरीजों के परिवार को जो सहायता देते हैं? उन्हें कोरोना किट उपलब्ध की जा रही है। जो कोरोना पेशेंट हैं, हर तरीके की सुविधा उन्हें दी जा रही है। डीलर के द्वारा जो राशन दिया गया है वो भी इनको अलग बांट दिया गया है। पूरा इनका ध्यान रखा जा रहा है। संक्रमित का वो अभी ठीक है, संक्रमित व्यक्ति जो है वो ठीक है। तो एक और भी हमारे साथ में मौजूद है। आपका क्या नाम है? चंद्रकिरण जी, जिस तरीके से संक्रमित पाए गए हैं आपके गांव में, कितने व्यक्ति हैं और किस तरीके से जो उनको सहायता की जा रही है? यहाँ पे 4 लोग हैं, एक ही परिवार से हैं, और एक ही परिवार, किसी के संपर्क में ना है, बस यही। देखिए, यानी कि युवाओं के साथ साथ जो महिला हैं वो भी आगे आई हुई है। समिति द्वारा जो संक्रमित जो परिवार हैं उनको खाने पीने की जो व्यवस्था है वो कराई जा रही है, और साथ में SDM की पहल का यहाँ कोरोना की चैन तोड़ने को लेकर कितना कारगर साबित होता है, ये साफ तौर पर यानी कि समितियों का जो असर है वो देखा जा सकता है। कैमरा पर्सन के साथ राम गोपाल, के न्यूज इंडिया, लक्सर, हरिद्वार। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेकअप। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर उत्तरकाशी से है, जहां सीमंत जनपद उत्तरकाशी गंगोत्री हाईवे पर गंगनानी से 2 किलोमीटर सूनगर के पास बड़े बड़े बोल्डर आने से हाईवे रात में बंद हो गया। चलते सुबह से ही ग्रामीण मार्ग में फंसे हुए हैं, वहीं BRO की मशीन आने का इंतजार कर रहे हैं।
रात्रि के करीबन 12:30 बजे करीबन गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर श्रीनगर के समीप भारी भूस्खलन हुआ है, जिस कारण गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया है और इसके जो बाजू में है, इसके बाजू से जो पूर्ण रूप से जो रोड टूट रखी है और साथ ही बीआरओ को जो हमारे द्वारा अवगत करवाया गया है। साथ ही जो भी स्थानीय लोग भटवाड़ी आवश्यक सामग्री हेतु जा रहे हैं या आवश्यक कार्य के कारण भटवाड़ी बाजार जा रहे हैं, तो उन्हें हम रोड के ऊपर से जंगलों के रास्ते से है जो क्रॉस करवा रहे हैं। भाजपुर के ग्राम बन्नाखेड़ा में खनन कारोबार, कुछ लोग अवैध खनन करने के नए तरीके अपना रहे हैं, जहां मोटरसाइकिल के खनन के लिए कार्य किया जा रहा है, वहीं पुलिस प्रशासन कार्यवाही करते हुए नजर आई। थानाध्यक्ष और साथ ही साथ चौकी प्रभारी को भी निर्देशित किया गया है कि यदि कहीं से भी खनन की कोई सूचना आती है, अवैध खनन की या ओवरलोडिंग की कोई भी सूचना आती है, तो तत्काल मौके पर जाकर कार्रवाई करेंगे। और जैसे ही सूचना प्राप्त होगी तो सबसे पहले तो मौके पर चौकी प्रभारी पहुँचें, और उसके अलावा अगर मेरे को भी सूचना प्राप्त होती है किसी के भी माध्यम से, तो मेरे द्वारा भी जाकर देखा जाएगा। कोरोना महामारी के संकट में हर कोई जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। ऐसे में बहुत से मरीजों की स्थिति ऐसी थी जिसको हर अस्पताल में निराशा होकर लौटना पड़ा। आपको बता दें कि बचाने की जिद लेकिन टूटी नहीं और हर प्रकार से इलाज के लिए कई अस्पतालों में भी इलाज किया गया। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार कोरोना बढ़ता हुआ नजर आया, वहीं काशीपुर के आयुष्मान हॉस्पिटल में ऐसे मरीजों को फिर से नया जीवन दिया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। लेकिन किसी हॉस्पिटल में मुझे जगह। आंखों में ये आंसू अपने आप में उस दर्द को बयां करते हैं जो पिछले दिनों में इन्होंने जिंदगी और मौत के बीच गुजारे हैं। हर पल मौत का खौफ सर पर मंडराता था और हर पल अपनों को खोने का डर सताता था, क्योंकि जिंदगी बचाने वाले डॉक्टरों ने भी इलाज करने से इनकार कर दिया। दर दर भटकने के बाद जहां भी उम्मीद की किरण दिखी, वहीं इलाज कराया, लेकिन जब कहीं भी इलाज से फायदा नहीं हुआ तो काशीपुर के आयुष्मान हॉस्पिटल से इलाज की उम्मीद जगी तो दिल्ली से काशीपुर पहुंचे, जहां पिछले 17 दिनों से इलाज के बाद नई जिंदगी मिलने पर ये आंसू छलक रहे हैं। जी हां, ये दास्तां है एक ऐसे मरीज की जो कोरोना पॉजिटिव होने के बाद इलाज के लिए भटकता रहा और सभी जगह से उसे निराशा ही मिली। बचने की उम्मीद भी नहीं थी। पत्नी ने हिम्मत जुटाई और किसी के बताने पर काशीपुर अपने पति को इलाज के लिए ले आई, जहां डॉक्टरों ने 17 दिनों तक इलाज के बाद आखिर कोरोना महामारी के जंग से जीतकर बाहर निकाल दिया। अपने सुहाग को बचाने की जद्दोजहद में लगी यह महिला अपने पति को नया जीवन देने के बाद अपने आंसू नहीं छिपा पाई और अपनी आप बीती बयां करने लगी। पूरा आयुष्मान हॉस्पिटल में यहाँ तक के पहुँचने के सफ़र में हमने बहुत सारे संघर्ष झेले। सबसे पहले मेरे हस्बैंड ग्रेटर नोएडा जॉब करते थे, वो वहाँ से कोरोना पॉजिटिव हुए। 13 अप्रैल की बात है ये। फिर एक हफ्ते वो क्वारंटाइन हुए, उनकी स्थिति मतलब ख़राब होती गई। फिर डॉक्टर की एडवाइस से सीटी हुआ, सीटी में उनको 13% न्यूमोनिया निकला। उसके बाद से ऑक्सीजन लेवल उनका डाउन होते गया। उसके बाद से डॉक्टर ने बोल दिया आप इमरजेंसी कहीं से हॉस्पिटल में आप इनको एडमिट कराओ। हम दिल्ली के GTV, राजीव गांधी, वो इवन गुड़गांव में जाके प्रगति हॉस्पिटल, सब जगह हमने चक्कर काटे, लेकिन कहीं भी उनको बेड नहीं मिला। वापस से निराश होकर हम अपने घर आए। उसके बाद से हमारे किसी रिलेटिव रुद्रपुर में नर्स हैं, उनके थ्रू हमें पता चला कि काशीपुर में हॉस्पिटल्स खाली हैं, बेड खाली हैं। फिर हमने ऑनलाइन काशीपुर के सारे हॉस्पिटलों का नंबर निकालना शुरू किया, तो आयुष्मान हॉस्पिटल के विकास गहलोत सर जी से बात हुई। उन्होंने कहा ठीक है, आप दिल्ली से आ रहे हो तो हम आपके लिए बेड खाली करवा रहे हैं। फिर हम आपको सीधे ले चलते हैं दिल्ली, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं। हमारे लोगों की जान बचाने का मामला है और सरकार को समझना चाहिए कि हम उनके दुश्मन नहीं हैं, विपक्ष उनका दुश्मन नहीं है। विपक्ष उनको इंडिकेशन दे रहा है, विपक्ष उनको रास्ता दिखा रहा है। अगर फरवरी में बात सुन ली होती तो लाखों लोग नहीं मरते। तो ये मैं आपको बताना चाहता था। आप सवाल पूछिए, अगर आप चाहते हैं अंग्रेजी में तो मैं अंग्रेजी में भी बोल दूंगा। Sir, if very briefly you can say in English to be helpful, sir, for those friends who come from southern part of the country. It is important to understand
we are fighting a war with corona. So if you're fighting a war with something, you have to understand what it is. It is important to understand that corona is not a single disease. It is an evolving disease. It changes, it transforms. And the only way to stop corona is to remove the space within which it moves. To not give it time to move. There are some temporary ways to fight corona, and then there are permanent ways to fight corona. The temporary ways, what I consider to be a brutal way, but possibly required under certain circumstances, is what we are going through today. Lockdown in Delhi, lockdown in other parts of the country, social distancing, sanitization, masks. These are temporary measures, and they do not stop the virus. They postpone the virus. They slow the virus down. So, for example, when we get rid of the lockdown, the virus will start to work again. It will start to evolve again. It will start to redesign itself. The only permanent way we have of fighting the virus is a vaccine. फिर हम आपको दिखा रहे थे दिल्ली से लाइव, जहां राहुल गांधी ने तमाम जानकारी दी और प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विपक्ष पर हमला भी बोला। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।